Seeing next 50 question, starting with the first question, that is 51. With reference to the Indian polity, consider the following statement. Indian polity में बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. ओके, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है. सबसे पहला बोल रहा है कि एन ऑर्डिनेंस कैन अमेंड एनी सेंट्रल एक्ट. हाँ, ऑर्डिनेंस तो सिमिलर टू दी पार्लियामेंट्री लॉ होता है ना, तो पार्लियामेंट्री लॉ जो भी कर सकता है वो सारे पावर्स होंगे ऑर्डिनेंस के पास. तो बेसिकली हमको ये चेक करना है कि क्या पार्लियामेंट्री लॉ ये कर सकता है कि नहीं. तो ऑर्डिनेंस कैन अमेंड एनी सेंट्रल एक्ट, जैसे पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है ऑर्डिनेंस भी कर सकता है, तो यस. फिर एन ऑर्डिनेंस कैन अब्रीज द फंडामेंटल राइट. अगर फंडामेंटल राइट पार्लियामेंट्री लॉ के द्वारा अब्रीज नहीं हो सकते हैं तो ऑर्डिनेंस से कैसे होंगे, है ना. वरना तो ये अगर हो रहा होता तो ऑर्डिनेंस से इंदिरा गांधी जी ने पूरा ही कर लिया होता है एवरेज, सिर्फ राइट टू प्रॉपर्टी ने सारा चीज़ ही एवरेज कर लिया होता, नहीं हो सकता था ना. वरना तो प्रेसिडेंट से करवा करवा के सारी ही चीज़ें करवा सकती थी. तो कैन एवरेज, नो, इट कैन नॉट. एन ऑर्डिनेंस कैन कम इन टू इफेक्ट फ्रॉम अ बैक डेट. क्या कोई ऑर्डिनेंस होगा वो बैक डेट से आ सकता है. यस, ऑर्डिनेंस बैक डेट से आ सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट्री लॉ भी जैसे हम पढ़ते हुए कि जो भी सिविल लॉ हो रहता है वो बैक डेट से आ सकता है. क्रिमिनल लॉ वाले बैक डेट से नहीं आ सकते. तो फर्स्ट एंड थर्ड शुड बी करेक्ट. करेक्ट पूछा था तो फर्स्ट एंड थर्ड शुड बी करेक्ट, सेकंड वुड बी रॉन्ग. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. हाउ मैनी ऑफ द पेयर्स अबो आर करेक्टली मैच्ड. तो करेक्टली मैच्ड कौन से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड त्रिपुरा. अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश का क्या बोल रहा है कि द कैपिटल इज नेम्ड आफ्टर अ फोर्ट. कैपिटल इज नेम्ड, अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर है. ठीक है, सारे स्टेट्स का कैपिटल याद होना चाहिए. ठीक है, जैसे गोवा का पणजी है, मुझे तो वैसे मोस्ट ऑफ याद ही है. लेट मी चेक मैप को, चलो छोड़ो. जम्मू कश्मीर का तो दो है ना, एक श्रीनगर भी है, एक विंटर कैपिटल और एक वो है, तो जम्मू एंड श्रीनगर ऐसा कुछ है. एंड देन इधर उत्तर प्रदेश का तो, यूपी का तो लखनऊ है ना आई गेस. हाँ, लखनऊ ही तो है. एंड देन बिहार का पटना है, झारखंड का रांची है, उड़ीसा का, उड़ीसा का नहीं याद मुझे. छत्तीसगढ़ का तो रायपुर है, मध्य प्रदेश का भोपाल है, गुजरात का गांधीनगर है, एंड केरला का तिरुवनंतपुरम है, कर्नाटका का बेंगलुरु है, तेलंगाना का हैदराबाद है, एंड देन इधर कौन सा, आंध्र प्रदेश का है ना, आंध्र प्रदेश आई गेस विशाखापट्टनम, नहीं पता नहीं, बाकी देखना पड़ेगा. फिलहाल तो अरुणाचल प्रदेश, द कैपिटल इज नेम्ड आफ्टर अ फोर्ट एंड द स्टेट हैज़ 2 नेशनल पार्क. 2 नेशनल पार्क है, हाँ ये तो पता है. अरुणाचल प्रदेश का हमने याद रखा था, क्या है, अरुण दफा हो जा नॉर्थ ईस्ट के कोने में, तो एक तो नाम दफा है एंड दूसरा माओलिंग जो चाइना के साइड से है. तो 2 ठोक तो है, ये वाला तो सही दिया है उसने, नेशनल पार्क सही है. तो अब कैपिटल का नेम्ड आफ्टर अ फोर्ट, अब ये तो मतलब बहुत सब्जेक्टिव है ना कि किसके नाम पे उसको रखा गया था, तो सही होना चाहिए, है ना. वैसे तो एग्जाम हॉल में मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया है, बट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो बहुत सब्जेक्टिव है, ये सही होना चाहिए. एंड देन नागालैंड बोल रहा है कि द स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. तो ये बाद में मैंने जब अपना ही नोट्स को खोला तो मुझे दिखा कि येस नागालैंड है, वो 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था. तो येस, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था, स्टेट एग्जिस्टेंस में आया ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. सेकेंड इज करेक्ट. थर्ड, Tripura, initially a Part C state, it became centrally administered territory with the reorganization of the state in 1956 में जब reorganization हुआ तो ये क्या में आ गया, centrally administered territory में था. It became, अच्छा, central administered territory बन गया and later attained the state of a full-fledged state. तो त्रिपुरा, हाँ, नॉर्थ ईस्ट के ज़्यादा स्टेट वैसे ही थे कि बाद में इस फुल फ्लेजेड इनको स्टेटहुड मिला था. तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. तो तीनों के तीनों सही है, बट ये वाला एग्जाम हॉल में कर पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि सब चीज़ याद आना चाहिए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर दी फॉलोइंग. क्या बोल रहा है, हाउ मैनी ऑफ द अबव वर इस्टेब्लिश्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कौन से इस्टेब्लिश हुए हैं, प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो किन के लिए प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन कौन सी है.
तो इंटर स्टेट काउंसिल, इसका तो आर्टिकल ही याद है अपने को, आर्टिकल 263, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, काउंसिल है ना, ये थोड़ी बॉडी है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, इसको तो प्राइम मिनिस्टर खुद हेड करते हैं, तो ऐसा कभी सारे वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हमने पढ़े हैं, इनमें ये कभी नहीं आता। देन जोनल काउंसिल, ये तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से आया था ना, तो ये भी गलत है। और वहीं पे नॉर्थ ईस्ट का नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल एक्ट है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो फर्स्ट बस है, और यही पूछा था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन है, तो ओनली वन विल बी द करेक्ट आंसर। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है ये चूज करना है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली मेंशंस दैट इन सर्टेन स्फीयर द गवर्नर ऑफ अ स्टेट एक्ट्स इन हिज और हर ओन डिस्क्रिशन। हाँ, जो गवर्नर होते हैं उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन भी होता है, एज वेल एज सिचुएशनल डिस्क्रिशन भी होता है, लेकिन जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ सिचुएशनल डिस्क्रिशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं होता है। तो यस, गवर्नर है वो कर सकते हैं एक्सरसाइज अपने डिस्क्रिशन पे, और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी प्रोवाइड करता है। द नेक्स्ट स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ऑफ हिज और हर ओन रिजर्व अ बिल, अपने से ही प्रेसिडेंट रिजर्व कर देंगे सीओ मोटो में ही, रिजर्व अ बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर हिज और हर कंसिडरेशन विदाउट इट बीइंग फॉरवर्डेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न। अगर ऐसा होता तो हमने पढ़ लिया होता, हमेशा गवर्नर ही रिजर्व करते थे बिल को प्रेसिडेंट के लिए, तो दिस इज रॉन्ग, है ना। इवन प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए भी गवर्नर रिकमेंड करे तब जाके प्रेसिडेंट करते थे, खुद से प्रेसिडेंट कोई भी बिल रिजर्व नहीं करेंगे। तो फर्स्ट ओनली विल बी द करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड स्टेटेड अंडर, कहाँ पे स्टेट किया गया, करेक्टली मैच्ड वाले पेयर ढूंढने हमको करेक्ट वाले। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट, आर्टिकल 50 है, आर्टिकल 50 कम्स अंडर डीपीएसपी, तो यस सही है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही एकदम रिपीट है। वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, कंपोजिट कल्चर ये तो फंडामेंटल ड्यूटी है, यस सही है। देन प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 14 ईयर्स, से कम एज के बच्चों को फैक्ट्री में एम्प्लॉय करना, तो दिस इज व्हाट, आर्टिकल 24 फंडामेंटल राइट्स, यस। तो यहाँ पर तो तीनों के तीनों ही सही है, कहीं पर कुछ गलत नहीं दिया हुआ है, ऑल दी थ्री विल बी द करेक्ट आंसर हियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा करेक्ट पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये बोल रहा है, तो विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इफ एन एरिया इन अ स्टेट इज डिक्लेयर्ड एज अ स्केड्यूल्ड एरिया अंडर द 5th स्केड्यूल, तो अगर 5th स्केड्यूल कौन डिक्लेयर करता है ये तो पता ही है, 5th स्केड्यूल वाला है कोई एरिया डिक्लेयर किया गया स्टेट का, तब क्या होगा, द स्टेट गवर्नमेंट लूजेस इट्स एग्जीक्यूटिव पावर इन सच एरियाज एंड अ लोकल बॉडी अज्यूम्स टोटल एडमिनिस्ट्रेशन। स्टेट गवर्नमेंट होगा वो लूज कर जाएगा अपना सारा एग्जीक्यूटिव पावर, बोल रहा है इट्स एग्जीक्यूटिव पावर एंड सच एरियाज एंड अ लोकल बॉडी वो अज्यूम कर लेगा। तो ये तो गलत है कि नहीं, लोकल बॉडी क्यों अज्यूम करेगी भाई, वो भी टोटल एडमिनिस्ट्रेशन, अभी तो हमने कभी नहीं पढ़ा ये चीज़। देन सेकंड क्या बोला, द यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक ओवर द टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरिया अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस ऑफ द ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर, गवर्नर के रिकमेंडेशन पे यूनियन गवर्नमेंट है वो उसका क्या कर सकती है, टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ले सकती है। ये तो मैंने तो एग्ज़ाम हॉल में इसको सही माना था, बट यूपीएससी ने बोला कि ये नहीं कर सकता, तो यूपीएससी का आंसर के अकॉर्डिंग तो नीदर वन नॉट हुआ है, बट हम एग्जाम हॉल में तो अपना जो नॉलेज है उसी के बेसिस पे करेंगे ना, तो अपने नॉलेज के बेसिस पे करेंगे। यूपीएससी ने नीदर वन नॉट टू आंसर दिया है। देन हाउ मैनी ऑफ दी अबो पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच्ड है, मिनिस्ट्री दी हुई है और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, ओके। तो नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड, ठीक, फिर द कॉयर बोर्ड, देन नेशनल सेंटर फॉर द ट्रेड इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर ऑटोमोटिव बोर्ड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ओके हमें नहीं पता, बट कॉमर्स है वो इंटरनल ट्रेड इन सब के लिए रहता है, ठीक है। दी कॉयर बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, अब देखो हैवी इंडस्ट्री तो ऑटोमोबाइल के लिए होता है ना, ऑटोमोटिव बोर्ड इज अ हैवी इंडस्ट्री ना, तो हैवी इंडस्ट्री का ये इधर आना चाहिए, तो कॉयर बोर्ड का क्या ये है, हाँ। तो हम लोग जब बहुत सारे बोर्ड पढ़ रहे थे, ये टी बोर्ड ये सब, वो सब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर ही आ रहा था, तो ये तो पक्का से इधर उधर साफ किया। द नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड एंड इन्फॉर्मेशन, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, अब और कन्फ्यूज़न क्योंकि यहाँ पे ट्रेड एंड इन्फॉर्मेशन बोला है, तो ये तो इधर आ सकता था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एंड कॉयर बोर्ड है वो तो बहुत बड़ा ऐसा कुछ है नहीं,
तो ये तो पक्का से एमएसएमई होगा, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेजर कोई चीज़ है नहीं, तो ये एमएसएमई में आना चाहिए। तो यूपीएससी ने किया क्या है, इधर इसका इधर डाल दिया, इसका इधर डाल दिया, तो तीनों के तीनों ही गलत हो गए। नन इज द आंसर। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके बारे में बताना है कि फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विथ रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द अबो ratification by the legislature of not less than one half of the states is required before presenting the bill to the president of India for assent। तो कहाँ पर हाफ ऑफ द स्टेट का क्या चाहिए, रेटिफिकेशन चाहिए, मतलब स्टेट का रेटिफिकेशन किन चीज़ों के लिए चाहिए बोल रहा है। तो मैक्स टू मैक्स एक गलत हो सकता है, तो एक गलत को ढूंढो, या तो तीनों सही होंगे। तो पहला बोल रहा है कि यूनियन लिस्ट 7th स्केड्यूल, हाँ तो इसमें तो चाहिए होता है ना स्टेट का रेटिफिकेशन, क्योंकि जो लिस्ट 1 है ना यूनियन लिस्ट, यहाँ पर यूनियन लिस्ट में क्या पता स्टेट लिस्ट का कुछ डाला गया, या फिर यूनियन लिस्ट का कुछ सब्जेक्ट इधर डाला गया, स्टेट में डाला गया, तो स्टेट वाले से तो अफेक्ट हो रहा है ना, मतलब स्केड्यूल 7 से अगर होगा कोई भी चेंजेस तो वो तो आएगा, स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए होगा। तो फर्स्ट इज करेक्ट, इसमें तो चाहिए स्टेट का रेटिफिकेशन। एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ स्टेट, ये तो पूरा स्टेट का ही एग्जीक्यूटिव पावर है, तो अफेक्ट होगा ही ना। एंड देन थर्ड वन इज कंडीशंस ऑफ द गवर्नर ऑफिस। अब जो कंडीशन है गवर्नर के ऑफिस का किसको गवर्नर बनाया जाएगा, ये तो प्रेसिडेंट खुद ही डिसाइड कर लेते हैं ना, प्रेसिडेंट का नॉमिनी होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ नहीं बताई गई है कि गवर्नर का क्या क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए, और इसमें स्टेट का तो कोई रोल होता ही नहीं है, क्योंकि स्टेट तो गवर्नर को अपॉइंट करते ही नहीं है ना, तो स्टेट का रेटिफिकेशन क्यों ही चाहिए होगा, है ना, जो भी करी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही होगी, तो ये तो गलत है। फर्स्ट एंड सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर, जहाँ पे स्टेट का रेटिफिकेशन विल बी नीडेड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू दी इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ हिज और हर ऑफिस। हाँ, गवर्नर प्रेसिडेंट दोनों ही रिस्पॉन्सिबल आंसरेबल नहीं होते किसी भी कोर्ट को अगर वो अपने ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो दिस इज करेक्ट। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स shall be instituted or continued against the governor during his term of office। हाँ, तो जो प्रेसिडेंट होते हैं गवर्नर, उनको क्रिमिनल इम्यूनिटी मिली होती है, और जो बाकी मेंबर्स हैं उनको सिविल इम्यूनिटी मिली होती है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। देन members of the state legislature are not liable to any proceedings in any court in respect of anything said within the house। तो हाउस के अंदर कुछ भी बोला गया मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर की तरह, तो वो लाइबल नहीं होंगे। हाँ, ये भी सही है। देन क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑल थ्री विल बी दी करेक्ट पूछा था, तीनों के तीनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज, हाउ मैनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड बाय द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। रेगुलेटरी बोर्ड के द्वारा कौन सा रेगुलेट किया जाता है। और ये पर्टिकुलर एकदम एक्टिविटीज़ की बात कर रहा है, मतलब स्पेसिफिक है, तो ऑल 4 नहीं होंगे, है ना, ऑल 4 तो होगा ही नहीं, क्योंकि पर्टिकुलर बोर्ड की एक्टिविटीज़ बोल रहा है। अब यहाँ पे चूज़ करना है कि प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल बोला है, यहाँ पे रिफाइनिंग, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम, मार्केटिंग एंड सेल ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, प्रोडक्शन ऑफ द नेचुरल गैस, ये सब। तो भले ही सब पेट्रोलियम क्रूड ऑयल लग रहा है, लेकिन क्योंकि एक्टिविटीज़ की बात कर रहा है, एकदम स्पेसिफिक है कि ये बोर्ड ये परफॉर्म करता है, और वो भी कौन सा रेगुलेट होता है ये बोल रहा है। तो 4 का 2 मारो, आगे बढ़ो, ठीक है। ऐसा वाला क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगा सकते हैं। अब दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन ये है, यहाँ पे करते हैं। करेक्ट पूछा है, सपोज दी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 80,000, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 80,000, एंड देन द रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट आर 60,000। रेवेन्यू रिसिप्ट इज 60,000 करोड़, ठीक है। द गवर्नमेंट बजट ऑल्सो शोज बोरोइंग ऑफ 10,000, गवर्नमेंट ने बोरो किया है 10,000 करोड़, एंड इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट जो था उसका पेमेंट था 6,000 करोड़। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पूरा कि रेवेन्यू डेफिसिट इज 20,000 करोड़, तो रेवेन्यू डेफिसिट तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, तो इसमें से इससे घटाओ तो 20,000 का डिफरेंस है, 20,000 करोड़, ये सही है। फिर फिस्कल डेफिसिट में क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट में पूरा कैपिटल आई मीन रेवेन्यू डेफिसिट माइनस कैपिटल डेफिसिट माइनस वो क्या बोलते हैं माइनस बोरोइंग्स, है ना। और आपको कैपिटल ये का नहीं पता है, कैपिटल
डेफिसिट का नहीं पता है कि कितना है वैल्यू, तो एक और फार्मूला जो होता है वो यूज़ करेंगे। फिस्कल डेफिसिट होता है गवर्नमेंट का, दैट इज इक्वल टू द टोटल बोरिंग। तो टोटल बोरिंग गवर्नमेंट की कितनी है? 10,000 करोड़। तो यस, फिस्कल डेफिसिट भी 10,000 करोड़ होगा। फिर प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? जो फिस्कल डेफिसिट है वो क्या होता है? टोटल बोरिंग्स, है ना। अब उनमें से अगर हम लोग जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसको घटा दें, ठीक है, हटा देते हैं, तो 10,000 माइनस 6,000, तो वो हो जाएगा प्राइमरी डेफिसिट होगा। तो 10 में से 6 हटाएंगे तो 4,000 बचेगा। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, तीनों के तीनों करेक्ट है, करेक्ट पूछा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज़ वन ऑफ द, अच्छा साथ में ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेते हैं। अ कंट्रीज फिस्कल डेफिसिट स्टैंड्स एट 50,000, तो फिस्कल डेफिसिट अगेन दे दिया, दैट इज 50,000 करोड़। इट इज़ रिसीविंग 10,000 करोड़ थ्रू दी नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। ओके, कैपिटल रिसिप्ट वो भी नॉन डेप्ट क्रिएटिंग, दैट इज 10,000 करोड़। ओके, देन द कंट्रीज इंटरेस्ट लाइबिलिटीज, जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो कितना है? 1,500 करोड़। एंड व्हाट इज द ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट? ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट, तो ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट अभी हमने देखा जो भी फिस्कल डेफिसिट होता है माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। तो ग्रॉस क्या हो जाएगा? आई मीन ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट क्या हो जाएगा? फिस्कल डेफिसिट इज व्हाट? 50,000 माइनस इंटरेस्ट पेमेंट इज 1,500, तो ये 50,000 है एंड दिस इज 1,500, तो माइनस कर लेते हैं। दिस विल बिकम दिस 4, 9, 10, 5, 8, 4, तो 4,8,500 करोड़। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। इस वाले डेटा का कोई यूज़ नहीं था क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट ये सब इधर नहीं आता है, नॉन डेप्ट ये सब फलाना ढमकाना नहीं आता, ठीक है। फॉर्मूला हमको पता है, वही लगाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द INSTC मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर विच विल कनेक्ट। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने ये वाला रिवाइज नहीं किया था, भले मैंने पढ़ा था, सुना था, लेकिन एग्जैक्ट मुझे नहीं पता था किधर से किधर होके जाता है। तो मैंने क्या किया, फाउंडिंग मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बोल रहा है, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ कुछ ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, तो कुछ तो नॉर्थ में होना चाहिए, कुछ साउथ में होना चाहिए, है ना। विच विल कनेक्ट इंडिया टू सेंट्रल एशिया, तो मैंने मैप किया, इंडिया सेंट्रल एशिया इधर है, टू यूरोप, ठीक है, वाया ईरान, ठीक है, कहीं ईरान आ रहा होगा, इधर है ईरान, तो ईरान ऐसे होके जाएंगे, ठीक है। दूसरा बोला, ठीक है, ये तो नॉर्थ साउथ तो लग तो रहा है, कुछ नॉर्थ में कुछ साउथ में है। फिर सेकंड बोल रहा है कि इंडिया टू सेंट्रल एशिया वाया चाइना, इंडिया से सेंट्रल एशिया वाया चाइना, चाइना से होते हुए, ठीक है, इधर भी नॉर्थ साउथ तो है कुछ। देन इंडिया टू साउथ ईस्ट एशिया थ्रू बांग्लादेश एंड म्यांमार, इंडिया टू साउथ ईस्ट एशिया थ्रू बांग्लादेश एंड म्यांमार, इधर किधर, ये तो साउथ ईस्ट ही हो गया, ईस्ट ही हो गया, इधर नॉर्थ में क्या साउथ में क्या है, सब तो इधर ही पड़ गया ना, ये तो ईस्ट ही पड़ जाता है इंडिया का, कुछ नॉर्थ में कुछ तो साउथ में हो, ये तो नहीं है। इंडिया टू यूरोप थ्रू दी अजरबैजान, इंडिया जाएगा यूरोप थ्रू अजरबैजान, अजरबैजान से, ओके। बट अब मैंने देखा कि क्या ऑप्शन उसने सिमिलर कुछ बनाने का ट्राई किया गया, तो मैंने अगेन वही वाला अपना लॉजिक, जब भी अपना 4 ऑप्शन रहता है मैं देखती हूँ कि 2 ऑप्शन कहाँ सिमिलर है। ये देखो मैंने काटा इन दोनों को, जाओ तुम लोग, इन दोनों तो नहीं है, इन दोनों के बीच सोचेंगे। अब देखो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बोला है, तो ये तो मुझे पता था कि अगर सेंट्रल एशिया से जा रहे हैं, यूरोप वाया ईरान से कुछ जा रहे थे और ईरान में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, इसलिए हमारा हो नहीं पा रहा है, चाइना से तो नहीं जा रहे थे, तो दिस इज़ करेक्ट, यही मारा मैंने, आगे बढ़े। तो पढ़ा भी होता तो भी मैं इन्हीं में ही रिड्यूस करती कि इन्हीं दोनों में तो ऑप्शन सेम सेम बनाने का ट्राई किया यूपीएससी ने, और थोड़ा सा दिमाग लगाया कि नहीं चाइना से तो नहीं हुआ था, बस थोड़ा सा पता था कि यूरोप ईरान इधर से कुछ गया होगा, INSTC चाइना से गया होता तो अच्छे से पता रहता, है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके 2 स्टेटमेंट है। ऑफ द 2 मेजर एथेनॉल प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड, 2 मेजर एथेनॉल प्रोड्यूस करने वाले हैं वर्ल्ड में, ब्राज़ील एंड USA, ठीक। द फॉर्मर प्रोड्यूसेस मोर एथेनॉल दैन द लेटर, जब भी कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आता है एकदम अलर्ट होता है ना, क्योंकि इधर उधर करेगा वो। यहाँ पे बोला कि जो ब्राज़ील एंड US, अब यहाँ पे बोल रहा है कि फॉर्मर प्रोड्यूसर्स मोर एथेनॉल, फॉर्मर मतलब ब्राज़ील, प्रोड्यूसर्स मोर एथेनॉल दैन USA, ठीक है। सेकेंड बोल रहा है अभी नहीं पता मुझे कि कौन ज़्यादा प्रोड्यूस करता है,
और एथेनॉल क्या से प्रोड्यूस होता है बस ये पता था, एथेनॉल क्या होता है, कहाँ यूज़ करते हैं ये पता था, ठीक है। कौन प्रोड्यूस करता है ज़्यादा नहीं पता। अनलाइक द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वेयर कॉर्न इज़ द प्रिंसिपल फीड स्टॉक, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कौन है वो प्रिंसिपल फीड स्टॉक है फॉर एथेनॉल प्रोडक्शन, एंड सुगर केन इज़ द प्रिंसिपल फीड स्टॉक फॉर एथेनॉल प्रोडक्शन इन द ब्राज़ील। तो ब्राज़ील में क्या है, शुगर केन है, वो प्रिंसिपल है। हाँ, तो ये तो पता था मुझे कि जो ब्राज़ील है वो ज़्यादा शुगर केन प्रोड्यूस करता है, हमेशा इंडिया से वही ज़्यादा टॉप पे रहता है शुगर प्रोड्यूस करने में। तो ये तो पता था कि हाँ ब्राज़ील में तो शुगर केन है, तो इधर तो कुछ गड़बड़ नहीं किया उसने, इधर तो सही दिया, तो पक्का से उसने इधर ही कुछ किया होगा। और फिर मैंने सोचा कि यूपीएससी के लिए क्या ईजी था, इधर फॉर्मर की जगह लेटर हो जाता तो स्वाप हो जाता। और ये तो यूपीएससी हमेशा करता है ना, मोर लेस, ये मैंने दिखाया भी, एकदम जो ईजिएस्ट चीज़ वो स्वाप कर सकता है वो करता है वो, है ना। तो उसने इधर वाला तो बाई नॉलेज मुझे पता था कि दिस इज़ करेक्ट, ब्राज़ील का पता था, यूएसए का आई वॉज नॉट श्योर एट दैट टाइम, बट ये तो था कि यूएसए कौन तो प्रोड्यूस करता है। अब हो सकता है कि प्रिंसिपल फीड स्टॉक, अब किसको प्रिंसिपल बोलोगे, नहीं बोल पता ना, तो प्रिंसिपल होगा भाई, तो दिस इज़ करेक्ट। और ये पता चल गया फिर तो कि कौन से एथेनॉल प्रोड्यूस होता है ये तो पता था, शुगर केन से भी होता है ये भी पता था, क्योंकि हम लोग खुद नेशनल फ्यूल वाले में हम लोग पढ़े थे ना, कई बार यूपीएससी ने खुद ही पूछा है कौन वहाँ पे एंड कसावा ये सब ऑप्शन में दिया था, तो ये तो सही लग रहा था। तो यहीं पर ही उसका कुछ क्या था होगा, तो मैंने सोचा ये गलत होगा, दिस इज़ करेक्ट, तो सेकेंड इज़ द करेक्ट वन एंड फर्स्ट इज़ नॉट करेक्ट। तो ऐसे ही डिराइव किया कि फॉर्मर को लेटर से ईजी था होगा साफ करना। Then next, the World Bank warned that India could become one of the first place where the wet bulb temperature routinely exceed करता है 35 डिग्री सेल्सियस, which of the following statement best reflect the implication of the above said report। ठीक है, वेट बल्ब टेम्परेचर रूटीनली एक्सीड कर जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस बोला, कोई आइडिया नहीं था मुझे कहाँ का बात हो रहा है। फिर करेक्ट पूछा है, ठीक है, वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है ये भी नहीं पता, एक्सीड कर रहा है ये पता चल रहा था कि मैंने बस क्या क्या नोट किया कि वर्ल्ड बैंक ने वार्न किया है, ठीक है, कुछ नेगेटिव बात हो रही है। इंडिया कुड बिकम वन ऑफ द फर्स्ट प्लेसेस, इंडिया पहला प्लेस बन सकता है जहाँ पे वेट बल्ब टेम्परेचर रूटीनली एक्सीड करेगा 35 डिग्री सेल्सियस, मतलब गर्मी बढ़ने वाली है। और वेट बल्ब टेम्परेचर बोला मतलब गर्मी अच्छी खासी बढ़ने वाली है। तो इसका बेस्ट रिफ्लेक्ट इम्प्लीकेशन ऑफ द अबोव सेट रिपोर्ट, इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। पहला बोला कि पेनिनसुलर इंडिया विल मोस्ट लाइकली, सॉफ्ट वर्ड, ठीक है, मोस्ट लाइकली सफ़र फ्रॉम दी फ्लडिंग, ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड ड्रॉट्स, ठीक है। तो हाँ हो सकता है, मोस्ट लाइकली होगा कि फ्लडिंग आ जाए, ट्रॉपिकल साइक्लोन आ जाए, ड्रॉट आ जाए, ऐसा तो नहीं बोला ना कि होगा ही होगा, तो ये तो खुद ही डाइल्यूट कर दिया, तो ये तो होगा ही होगा, ठीक है, सही होगा। देन सेकेंड, द सर्वाइवल ऑफ द एनिमल इंक्लूडिंग द ह्यूमन्स विल बी अफेक्टेड, सॉफ्ट वर्ड है ना, as shedding of their body heat through the perspiration becomes difficult, क्योंकि शेडिंग जो है हीट का थ्रो प्रेस्पिरेशन वो डिफिकल्ट हो जाएगा। अब मैंने देखा प्रेस्पिरेशन इसका मतलब क्या होता है, देखा इधर प्रेस्पिरेशन मतलब हो रहा है शरीर के ताप को निकालना मुश्किल होता जाएगा, पसीने के माध्यम से ताप को निकालना मुश्किल होता जाएगा। हाँ, तो ये नेगेटिव ही बात कर रहा था, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो अगर शरीर का हीट नहीं निकला बाहर तो ये तो मुश्किल हो जाएगा, तो ये तो सही जा रहा है ना। ये भी नेगेटिव थोड़ा है, ये भी क्वेश्चन भी नेगेटिव ही टोन था, तो टोन मैचिंग किया मैंने, हाँ दोनों वैसे ही है, हल्का हल्का नेगेटिव कि इधर ड्रॉट आ रहा है, साइक्लोन आ रहा है, ऐसा तो नहीं बोला कि मस्त एग्रीकल्चर होगा, नहीं भाई इतना पॉजिटिव थोड़ी होगा जब इधर नेगेटिव चीज़ हो रही है, तो उसका इम्प्लीकेशन तो वही नेगेटिव चीज़ का इम्प्लीकेशन नेगेटिव, पॉजिटिव का पॉजिटिव, इधर नेगेटिव था तो इधर नेगेटिव सही जाएगा, तो फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ विल बी द करेक्ट, ठीक है। तो टोन मैचिंग करना है बस। देन नेक्स्ट तो कर लिया था आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रिकमेंडेशन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट। तो मैंने देखा 15th फाइनेंस कमीशन है, ठीक है, लगा कि हाँ बढ़िया कुछ पूछा होगा, देखा ऊपर से पूरा डेटा मैंने सोचा कितना ही याद होगा, चलो पढ़ते हैं। फिर करेक्ट पूछा है, अब देखा मैंने ऑप्शन की 3 सही हैं, एक तो गलत हो गई, तो मैंने सोचा कि कोई ना कोई एक एकदम शॉर्ट ढूंढना है मुझे गलत, ठीक है, सही पता नहीं कौन सा होगा, गलत ढूंढना है, तो इसी माइंडसेट से पढ़ा मैंने कि गलत कौन सा है। It has recommended grants of the 4,800 crore from the year 2022-23 to the year 2025-26 for incentivizing states to enhance educational outcome. I have zero idea about this. तो मैंने इसे छोड़ा, आगे पढ़ते हैं।
45% ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ द यूनियन टैक्सेस आर टू बी शेयर्ड विद द स्टेट्स। 45%, ये मैंने देखा कि वर्टिकल डिवोल्यूशन ही पढ़ते थे ना हम स्टेट्स को, जहाँ पे हम 41% पढ़ते थे, और इससे पहले मतलब 41% था, इससे पहले 42% था। बट जम्मू एंड कश्मीर जब वो यूनियन टेरिटरी बन गया तो उसका कम करके 41% कर दिया। तो जब ये मैक्सिमम था उस टाइम बोला गया था कि सबसे ज़्यादा दिया गया था, क्योंकि इससे पहले 39.5 समथिंग था। मुझे एग्जैक्ट डेटा इन तीनों का याद था लास्ट के 3 फाइनेंशियल ईयर का। तो मुझे ये तो पता था कि इस टाइम पे इन लोग बहुत खुशी मना रहे थे कि 42% स्टेट्स को मिल रहा है, और उसको कम कर दिया करके बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। तो 45 तो अभी तक नहीं हुआ था, तभी इतना हो हल्ला मच रहा था। तो ये तो श्योर शॉर्ट पता था कि दिस इज़ द वन दैट इज़ रॉन्ग। अब आगे मुझे पढ़ना ही नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि सेकंड इज़ रॉन्ग। करेक्ट पूछा था, सेकंड मैंने काटा, कौन कौन सा कट रहा है बस। बाकी बस चेक कर लिया कि 45,000 करोड़ टू बी कैप्ट फलाना ढिमकाना, पता नहीं। इट री इंट्रोड्यूस्ड टैक्स एफर्ट्स क्राइटेरिया टू रिवॉर्ड फिजिकल परफॉर्मेंस। ये तो कोई आइडिया नहीं था मेरे को कि इसने री इंट्रोड्यूस किया था क्या टैक्स एफर्ट एरिया को। मैंने तो बस पढ़ लिया था कि हाँ टैक्स एफर्ट क्राइटेरिया था, रिवॉर्ड फिजिकल परफॉर्मेंस। तो ठीक है, अब पता चल गया कि 15th फाइनेंस कमीशन ने री इंट्रोड्यूस किया था टैक्स एफर्ट की क्राइटेरिया को रिवॉर्ड करने के लिए फिजिकल परफॉर्मेंस को। अब अभी तो वापस से इसको हटा दिया है 16th फाइनेंस कमीशन में, है ना। तो सर ने जो बोला था ना, हार्डर दे लुक ईजियर दे फॉल, देखो एक डेटा से सारे धराशायी हो गए। तो मैंने बस इसी माइंडसेट से पढ़ा था कि जितना डिफिकल्ट दिखेगा उतना जल्दी गिरेगा। देन नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD। IBRD के बारे में बताना है करेक्ट क्या होगा। अब मैंने जब एग्ज़ाम के टाइम पे तो मैं ये अच्छे से रिवाइज करके नहीं गई थी वर्ल्ड बैंक का, बट मुझे ये आइडिया था थोड़ा थोड़ा कि क्या क्या करता है। लाइक आइडिया है वो ज़ीरो या फिर कंसेशनल लोन देता है, IBRD कुछ लोन देता है ये पता था, बट पता नहीं था एग्जैक्टली कि कितना परसेंटेज लोन ये सब करता है और किसको देता है, बस थोड़ा सा आइडिया था। तो यहाँ पर देखते हैं, इट प्रोवाइड्स लोन एंड गारंटीज टू द मिडिल इनकम कंट्रीज। हाँ, तो ये पता था कि वर्ल्ड बैंक थोड़ा ये मिडिल इनकम कंट्रीज और सबको हेल्प तो करता है, तो कोई रेड फ्लैग तो नहीं नजर आया। देन इट वर्क्स सिंगल हैंडेडली टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस पॉवर्टी। अकेले ही कर लेता है, और चलो मान लिया अकेला कर भी रहा होगा, तो क्या ये क्लेम कर देगा आके कि मैं तो ये सारा काम सिंगल हैंडेडली कर रहा हूँ। ऊपर से ये पावर्टी रिड्यूस करना कितना ज़्यादा वो है, और हम लोग खुद भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं जो पावर्टी को रिड्यूस करने के लिए करते हैं। इवन फॉर दैट मैटर FAO भी काम करता है, फूड सिक्योरिटी के साथ साथ ये सब भी पावर्टी रिड्यूस करने का एफर्ट करते रहते हैं। तो सिंगल हैंडेडली ये कैसे कर ले रहा है। तो सिंगल हैंडेडली वैसे भी एक्सट्रीम वर्ड है, सेकेंड शुड बी रॉन्ग। थर्ड देख लेते हैं, इट वॉज एस्टैब्लिश टू हेल्प यूरोप रीबिल्ड आफ्टर दी वर्ल्ड वॉर 2। तो इसको तो नेगेट करना भी मुश्किल है ना कि क्या पता, मतलब ये इस्टेब्लिश नहीं हुआ होगा ऐसा बोल रहा है। वैसे भी एक ही स्टेटमेंट बस गलत हो सकता है, और हमको तो दिख रहा है कि ये वाला गलत है। तो सेकंड को कट करो, सेकंड को कट करते ही आ गया आंसर। तो सिर्फ एक्सट्रीम वाले को ही काटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी हमने सिर्फ एक्सट्रीम वाले को ही काटा था और आंसर आ गया था। तो अभी भी UPSC ने कभी कुछ नया तरीके से गलत नहीं कराया है, सारे एक्सट्रीम वर्ड में ही हमको फोकस रखना था और उसके बाद सोचना था कि क्या ये सही है या गलत है। बाकी नॉर्मल चीज़ों को कहीं गलत नहीं कराया कि वर्ल्ड वॉर 2 नहीं वर्ल्ड वॉर 1 था, ऐसे कभी गलत नहीं कराया। तो दिस वॉज ऑल्सो करेक्ट, दिस वॉज ऑल्सो करेक्ट। और कंट्रीज़ का नेम ऐसा नहीं करेगा कभी UPSC की, नहीं मिडिल नहीं और लीस्ट डेवलप कंट्रीज थी, नहीं ऐसा कुछ नहीं करेगा। स्टेट पीसेस वाले कैसे करते हैं, इधर तो ऐसे ही गलत होता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का गलत पैटर्न याद रखना, उसी से ही गलत सही होगा। देन नेक्स्ट, अभी तक हमने जितना भी गलत किया वो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न के बेसिस पे ही गलत किया, जैसे मोर लेस ये सब वैसा ही था जैसे UPSC पहले गलत करता था, नथिंग वॉज न्यू। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द RTGS एंड NEFT। ठीक है, तो इनका तो मुझे फुल फॉर्म भी पता था, इसका था रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, मैंने लिखा था वहीं पर भी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एंड NEFT का था नेट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ठीक है, नेट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ठीक है, अब पढ़ते हैं, इन RTGS द सेटलमेंट टाइम इज इंस्टेंटेनियस वाइल इन द केस ऑफ द NEFT इट टेक्स सम टाइम टू सेटल पेमेंट। कुछ टाइम लेता है सेटल होने में।
हाँ रियल टाइम का ये तो सही था। अब मुझे याद नहीं आ रहा था कि कुछ टाइम लेता है वो बैचेस में जो करते हैं ना, RTGS, NEFT एंड एक IMPS है, ठीक है, इमीडिएट पेमेंट सेटलमेंट। तो ये तो पता था कि इमीडिएट होता है, ये रियल टाइम में होता है। तो यही वाला था जो बैचेस में होता है, 30 मिनट के बैचेस में होता है। तो सम टाइम लेता है बोला, तो ठीक है, मैंने इसको सही माना, पता था मुझे, नॉलेज में, मेरे ही नोट्स में था। देन सेकेंड, इन RTGS द कस्टमर इज चार्ज फॉर इनवर्ड ट्रांजेक्शन। अगेन इनवर्ड है, इसका अपोजिट सोचो, आउटवर्ड, ठीक है। रिप्लेस कर सकता है क्या UPC? हाँ हो सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं इनवर्ड का हिंदी मतलब क्या है, कहाँ गया, लेन देन ग्राहक से, RTGS में ग्राहक से आवक लेन देन के लिए प्रभार लिया जाता है, आने वाला लेन देन के लिए, मतलब पैसा आएगा आपके अकाउंट में तो आपसे चार्ज किया जाएगा। बट जनरली तो हम लोग जब हम पेमेंट करते रहते हैं उनके से कटता है ना, तो ये तो लग रहा था कि आउटवर्ड होना चाहिए यहाँ पे। वाइल दैट इज़ नॉट द केस फॉर द NEFT, बट ये नहीं होता है NEFT में, तो इधर तो कुछ गड़बड़ है। इनवर्ड को आउटवर्ड से चेंज कर सकते हैं तो स्वाप हो सकता है, अभी होल्ड में रखते हैं। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग आवर्स फॉर RTGS आर रिस्ट्रिक्टेड ऑन सर्टन डेज वाइल दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर NEFT। ये तो पता था कि सब के सब 24/7 काम करते हैं, कोई दिन वन का टाइम नहीं रहता, सर्टन डेज वगैरह कुछ नहीं रहता, तो दिस इज डेफिनेटली रॉन्ग। थर्ड को मैंने एकदम ही श्योरिटी के साथ काटा, एंड फर्स्ट शुड बी करेक्ट, है ना, फर्स्ट होना चाहिए एंड थर्ड नहीं होना चाहिए। तो पहले थर्ड नहीं होना चाहिए, उसको हटाया, करेक्ट पूछा था, थर्ड शुड नॉट बी इन द आंसर, फर्स्ट तो होना चाहिए, फर्स्ट तो है ही। अब मुझे वापस इस पर सोचना था कि इनवर्ड आउटवर्ड किया होगा कि नहीं किया होगा, तो मुझे लगा कि पक्का से UPSC मोर लेस ये सब किया है, तो आउटवर्ड इनवर्ड पक्का से किया होगा, वो छोड़ेगा नहीं, उसको जहाँ चांस मिलेगा वो करेगा ही करेगा। तो सेकेंड इज रॉन्ग, one only will be the answer. Then next, consider the following countries. यूनियन अरब अमीरेट्स, यहाँ पे देखना है कि हाउ मेनी कंट्रीज अमंग्स दी अबव आर दी अदर दैन दी इंडिया जहाँ पर इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट आर एक्सेप्टेड अंडर UPI। अब इनमें कुछ कुछ का आइडिया था मेरे को कि जैसे सिंगापुर में है करके, एंड फ्रांस का भी आइडिया था, UAE का भी आइडिया था। अब जर्मनी एंड बांग्लादेश में मैं एक का किसी का तो हुआ नहीं था, कंफर्मेशन नहीं हुआ था, बांग्लादेश था या फ्रांस, आई डोंट नो। फिर मैंने सोचा 5 है, ओनली 3 मारो, कभी गलत नहीं हुआ है, तो मैंने यही किया और आगे बढ़ी। देन नेक्स्ट, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दी PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। ये वाला एकदम नॉलेज से ही पता था मेरे को, करेक्ट पूछा है। तो PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, इट टारगेट्स इंस्टॉलेशन ऑफ 1 करोड़ सोलर रूफटॉप पैनल्स इन दी रेसिडेंशियल सेक्टर। मुझे डेटा एग्जैक्टली याद था, 1 करोड़ है, तो करेक्ट माना मैंने। द मिनिस्ट्री ऑफ द न्यू रिन्यूएबल एनर्जी एम्स टू इम्पार्ट ट्रेनिंग ऑन द इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स ऑफ द सोलर रूफटॉप सिस्टम एट द ग्रास रूट लेवल पे ये करता है। तो कौन सी मिनिस्ट्री, मेरे को मिनिस्ट्री भी मैंने पढ़ा था तो मुझे याद था, फिर भी मैंने सोचा कि UPSC मिनिस्ट्री गलत कराता है, तो फिर सोचा कि क्या रिन्यूएबल मिनिस्ट्री के अलावा कोई और ऐसा है जो सोलर एनर्जी को कर सकता होगा। मैंने सोचा नहीं, ऐसा तो नहीं ही पढ़ा मैंने, तो सोलर एनर्जी तो हर बार रिन्यूएबल एनर्जी के साथ ही पढ़ा, और नॉलेज भी था कि यही ही था, तो सही माना। देन नेक्स्ट, इट एम्स टू क्रिएट मोर देन 3 लाख। अब ये वाला डेटा बस मुझे याद नहीं था कि 3 लाख स्किल्ड मैन पावर थे या नहीं, बट यहाँ पे बोला था कि मोर देन 3 लाख को ये एम करें ना, तो एम तो हम ज़्यादा ही करेंगे ना, अब इतना भी ज़्यादा नहीं है 3 लाख। स्किल्ड मैन पावर थ्रू दी फ्रेश स्किलिंग करेंगे ना, आप स्किलिंग करेंगे अंडर द स्कीम कॉम्पोनेंट ऑफ ए कैपेसिटी बिल्डिंग। तो अच्छी बात बोल रहा है, और ऐसा नहीं बोला कि 3 लाख को ही बस करेंगे, मोर देन 3 लाख बोला, तो रेंज ऑफ डेटा बहुत ज़्यादा भी नहीं है कि 1 करोड़ से ज़्यादा को ही ट्रेन कर दिया। तो मैंने सोचा 3 लाख तो बहुत कम ही है, करेंगे भाई, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों करेक्ट होंगे। ओके, तो ये तो एकदम ही नॉलेज ही था, मुझे एग्जैक्ट पता था, क्योंकि मैंने ये पढ़ा था जो मैं अपने फ्रेंड के नोट से पढ़ा रही थी, और उनमें से फर्स्ट वाला ही ये था, तो याद था। उनमें से वैसे ये भी था, लेकिन ना मुझे याद नहीं आ रहा था कि उसका कुछ मैंने ट्रिक बनाया भी था, लेकिन उस टाइम पे याद नहीं आया। देन नेक्स्ट, सेडिशन हैज़ बिकम माई रिलीजन। सेडिशन है वो मेरा रिलीजन बन गया, वॉज द फेमस स्टेटमेंट गिवन बाय द गांधी जी एट द टाइम ऑफ। तो गांधी जी ने कब बोला होगा? द चंपारण सत्याग्रह, ये तो वो था ना, सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट, और यहाँ पर तो सब कुछ शांति से ही हो गया था शुरू में ही। गांधी जी ऐसा तो कभी नहीं बोलेंगे कि सेडिशन करना ही, मतलब सेडिशन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, कहाँ है इधर, राजद्रोह, ब्रिटिश राज के अगेंस्ट जाना, तो मेरा रिलीजन ही बन गया। तो ऐसा तो शुरू में नहीं कर रहे थे वैसे भी गांधी जी, तो शुरू में तो ये नहीं हो रहा था, तो दिस इज रॉन्ग। पब्लिकली वायलेटिंग सॉल्ट लॉ एक्ट
दांडी, हाँ तो इधर कुछ वॉयलेट कर रहे हैं तो लग भी रहा है, इधर भी थोड़ा नेगेटिव टोन है, इधर भी नेगेटिव, अभी होल्ड पे रखते हैं, आगे देखते हैं। अटेंडिंग दी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन दी लंदन, इधर तो कुछ भी नहीं हुआ था, इधर तो बस वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से ज्वाइन करके आ गए थे, तो नहीं हुआ था इधर कुछ। दी लॉन्च ऑफ दी क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज मतलब कि थोड़ा नॉन वायलेंट था, लेकिन लॉन्च के टाइम पे ही नहीं बोल देंगे ना, तो वॉयलेट जब करेंगे सॉर्ट लॉ तो ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, ये तो शुरू में ही लॉन्च के टाइम पे ही थोड़ी बोल देंगे, है ना, वो तो बाद में जाके हुआ होगा। हाँ तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट द फेमस फीमेल फिगरिन नॉन एज द डांसिंग गर्ल मोहनजोदाड़ो में मिला है, वो क्या से बना है, सबसे ईजिएस्ट क्वेश्चन, ब्रॉन्ज। देन हु प्रोवाइडेड लीगल डिफेंस टू द पीपल अरेस्टेड इन द आफ्टर मैथ ऑफ द चौरी चौरा इंसिडेंट में किसने लीगल डिफेंस प्रोवाइड किया था, सी.आर. दास, मदन मोहन मालवीय, कृष्णा कांता, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड ख्वाजा हसन निज़ामी, आमिर जिन्ना। आमिर जिन्ना ने किया होता तो हमको पता होता, क्योंकि 14 जिन्ना के पॉइंट सब चीज़ हम पढ़ते रहते हैं, इन्होंने किया होता तो ऑब्वियस सी बात है पता होता, तो दिस इज़ नॉट द आंसर। मैंने देखा कि एग्जामिनर ने इतना एफर्ट क्यों किया है, दो दो नाम दिया है तो इन्हीं में से कुछ होगा, इसी में से चूज़ करते हैं, इसको भी हटा देते हैं, है ना। और चितरंजन दास थे भी नहीं, ये तो स्वराज सभा के वो स्वराज पार्टी के फाउंडर थे ना, तो ये तो नहीं थे, ये तो पता था मुझे। देन मदन मोहन मालवीय एंड कृष्णा कांता दास, फिर सैफुद्दीन किचलू एंड ख्वाजा हसन निज़ामी। अब मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थी, मैंने मारा सी, लेकिन आंसर था बी, मदन मोहन मालवीय एंड कृष्णा कांता, ठीक है। बट सही इतना तक आ गई थी मैं, 50-50 तक का, थोड़ा सा अच्छे से और पता होता, कुछ भी पता होता और आइडिया होता तो हो जाता, बट ठीक है। देन नेक्स्ट, Subsequent to which one of the following events गांधी जी who consistently opposed untouchability, गांधी जी जो कि consistently oppose कर रहे थे, oppose करते untouchability and appealed for its eradication from all spheres, decided to include upliftment of the Harijan in the political and the social program में। पूना पैक्ट यही जो था जहाँ पर अनटचेबल्स वाला, अम्बेडकर जी के साथ पूना पैक्ट के साथ यही जो था अनटचेबल से रिलेटेड था। गांधी इरविन पैक्ट में ऐसा कुछ अनटचेबल रिलेटेड कुछ नहीं हुआ था। अरेस्ट ऑफ द कांग्रेस लीडरशिप एट द टाइम ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट, इधर भी कुछ नहीं हुआ था। प्रोमलगेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये तो और ही नहीं, तो फेमस वाले ही होना चाहिए, और यहीं पर थे जहाँ पर अम्बेडकर एंड गांधी जी इन्वॉल्व थे फॉर द मैटर ऑफ अनटचेबल्स, तो ए हमारा सही था। अब इसको एग्जैक्टली हम लोग कहीं नहीं पढ़ते, वहीं पे एग्जाम में ही दिमाग लगाना पड़ेगा, और क्या ही कर सकते हैं। देन कंसिडर द फॉलोइंग फ्रूट्स, अब ये लकीली मेरे ही नोट से आ गया था, बट मुझे एक चीज़ बस नहीं आता था, मैंने सोचा वो गलत होगा लेकिन सही था। हाउ मैनी ऑफ दी अबो वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द पोर्चुगीज़ ने कौन कौन सा इंट्रोड्यूस किया था 16th एंड 17th सेंचुरी, मतलब लगभग 200 साल की बात कर रहा है। पपाया, पाइनएप्पल, गुआवा, मुझे पता था पपाया उन्होंने लाया, पाइनएप्पल उन्होंने लाया, गुआवा याद नहीं आ रहा था, मैंने सोचा गुआवा नहीं लाया होगा, बट गुआवा भी लेके आए थे। ऑल थ्री वॉज द करेक्ट आंसर। तो अब इसको याद कर लेना, क्योंकि पोर्चुगीज़ कौन कौन से इंट्रोड्यूस किए थे वो पूछ ही रहा है कॉन्सिस्टेंटली। एंड देन नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, हाउ मैनी ऑफ द अबव कंट्रीज हैव मोर देन 4 टाइम जोन, नहीं पता था मुझे, बस यूनाइटेड यूएस का पता था, बट वो तो ऑप्शन में नहीं था। चलो ठीक है, 5 में से 3 मारा, ओनली 3 आगे बढ़े, लेकिन इसका आंसर शायद ओनली 4 है, देखना पड़ेगा, ओनली 4 है, बट वैसे भी हम स्किप भी करने वाले थे, तो 5 वाले में तो मारना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला सही हुआ था मेरा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अब आर करेक्ट, तो अनादियर, मुझे तो पढ़ना भी नहीं आ रहा था, पता नहीं क्या ही दिया था, अनादियर साइबेरिया, अनादिर जो भी है, अनादिर इन साइबेरिया, ठीक है, साइबेरिया ये पता था, ये तो रसिया वाला है, इस साइड रसिया का, अनादिर इन साइबेरिया एंड नोम इन दी अलास्का, तो वो इधर की बात कर रहा है, ठीक है। और अ फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, कुछ किलोमीटर ही बस दूर है, ये पता था 20 मिनट लगते हैं, कितना किलोमीटर नहीं पता, और इधर भी नहीं पूछा, फ्यू किलोमीटर ही बस बोला। बट व्हेन पीपल आर वेकिंग अप एंड गेटिंग सेट फॉर द ब्रेकफास्ट इन दीज सिटीज़ इट वुड बी डिफरेंट डेज, ठीक है, हाँ ये तो पता था कि इंटरनेशनल डेट लाइन इधर ही से होके जाता है, तो कोई डिफरेंट डेज होगा, ये तो सही है, इधर कुछ गलत करने का चांस नहीं है, है ना। देन सेकेंड, व्हेन इट इज़ मंडे इन दी अनदर, इधर था ना, किधर था, इधर था, इधर क्या है, मंडे। इट इज़ ट्यूसडे इन दी नोम, ट्यूसडे होगा इधर नोम में। मुझे ये पता था कि ईस्ट गेन्स अ डे, अब गेन तो कभी तभी करेंगे ना जब इधर मतलब पिछला दिन होगा, है ना, इधर से इधर जाएंगे तब होगा, ये तो इधर का दिन तो आगे बढ़ गया है, तो लूज़ हो गया, तो ईस्ट गेन्स अ डे ये याद था मुझे। और फिर ना एग्जाम हॉल में मुझे याद नहीं आ रहा था कि ये मंडे ट्यूसडे क्या कर रहा है, शायद संडे होना चाहिए, फिर मैंने सोचा इधर से इधर स्वैप किया होगा, वैसे तो इधर मंडे इधर संडे आना चाहिए था, बट मैंने सोचा मंडे एंड ट्यूसडे कितना जल्दी स्वैप हुआ होगा करके मैंने काट दिया,
देन फर्स्ट ओनली विल बी द करेक्ट, ठीक है। बट सही लॉजिक लगा रही थी मैं, ईस्ट गेन्स अ डे तो इधर संडे होना चाहिए था, ठीक है, अगर इधर मंडे है तो, ठीक। अल्टीमेटली वो स्टेटमेंट तो रॉन्ग ही था, है ना। स्टेटमेंट रॉन्ग बनाना, देखो यूपीएससी ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल रहा, मंडे को ट्यूसडे बस किया, इधर डाल सकता था ना एफर्ट, नहीं ये अनादिर तो यूएसए में है, अलास्का में है और ये साइबर, बट यूपीएससी चाहता ही नहीं है कि तुमको पता हो ये जगह का नाम, अनादिर जो भी है ना, किसी को नहीं पता हो सकता है, तो यूपीएससी ने उधर गलत कराया भी नहीं, एकदम ऑब्वियस वाली चीज़ पे गलत कराता है यूपीएससी। तो यूपीएससी क्या एक्सपेक्ट कर रहा है हमसे, वो हमको समझना ज़्यादा जरूरी है, उससे ईजिली आंसर निकल सकते हैं। वैसे ही फाइनेंस कमीशन में यूपीएससी चाहता ही नहीं था कि तुम सारे बजट के सारे इतना करोड़ कितना करोड़ ये सब याद रखो, वो चाहता था कि तुमको ये पता है कि नहीं कि वर्टिकल डिवोल्यूशन कितना हो रहा है, वो बस मेन डेटा था, बाकी सारी चीज़ें तो ऐसे ही तुमको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। और जैसे तुमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने पढ़ा था कि ये था, तो वहीं पे गलत हो रहा है। इसलिए मैं हमेशा ट्रस्ट करती हूँ कि यूपीएससी कुछ ना कुछ हिंट पक्का ड्रॉप किया होगा, जो ईजिएस्ट थिंग होगा, जो पता होना चाहिए और वो नहीं पता है तो वहीं पे गलत कराएगा, है ना। तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, मैंने तो कोई देखा ही नहीं, ई वी रामास्वामी नायकर, मैंने इतनी बार प्रीवियस क्वेश्चन में कर लिया था कि ऐसे देखते पता था। देन नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, इन हाउ मेनी ऑफ द अबोव रोज इज द इंफॉर्मेशन करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच है, ओके करेक्ट चूज करना है। कंट्री रिसोर्स रिच इन, फिर इसका हिंदी देखा मैंने, किस संसाधन में समृद्ध है, समृद्ध किसको बोलेंगे नहीं पता ना। अब हम अपने आप को समृद्ध परिवार कब बोलते हैं, मिडिल क्लास का ही डेफिनेशन नहीं है क्लियर, सबको ही अपने आप को मिडिल क्लास ही बोल देता है, तो ऐसी चीज़ें नहीं पता चलती कि कौन क्या में समृद्ध है, कितना इनकम को हम लोग बोलेंगे कि हाँ ज़्यादा है, नहीं पता चलता ना। वैसे ही कंट्रीज़ के लिए भी वही है कि कितना रिसोर्सेज को आप ये होगा तो समृद्ध हो जाएगा, नहीं बता सकते। अब बस देखना है कि मतलब नॉलेज से तो मुझे अगर देखो तो चिली का ABC पता था, लिथियम ट्रायंगल तो ये तो होना ही था। इंडोनेशिया का पता था, इंदु निकल करके याद रख लिया था मैंने। बोट्सवाना याद नहीं आ रहा था मेरे को कि डायमंड है करके, तो मैंने फिर 2 मार दिया था, बट बोट्सवाना भी सही था क्योंकि रिसोर्स रिच बोला है ना, तो थोड़ा सा भी रिच हुआ तो रिच ही हो गया ना, क्योंकि कौन सा रिसोर्स कितना इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। भले वो 1% ही मिला हो लिथियम, लेकिन क्या पता, मतलब लिथियम तो वैसे भी स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस रिसोर्स रिच हम कब बोलेंगे। अब अगर पूरे वर्ल्ड में ही अगर वो 2% है, तो अगर यहाँ पे 0.0001% मिल गया तब तो रिसोर्स रिच हो गया। अगर वर्ल्ड में 100% है हर जगह, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस में मिलता है, और यहाँ पे कितना मिला 80% डायमंड मिल गया तब भी रिसोर्स रिच हुआ, ये भी रिसोर्स रिच हुआ, तो बहुत सब्जेक्टिव हो गया है ना, तो इसलिए सब के सब करेक्ट हो जाएंगे। अब ये वाला लॉजिक नेक्स्ट टाइम हम अप्लाई करने का ट्राई करेंगे, ठीक है, तो ऑल 3 विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट, इन हाउ मेनी ऑफ द अबव रो इज द गिवन इन्फॉर्मेशन करेक्टली मैच्ड, मैलाक्राम, नॉर्मैंडी, सार्दिनिया, मुझे कोई आइडिया नहीं था कहाँ क्या है, मैंने छोड़ा आगे बढ़ी, और यहाँ पर आंसर इज नन। नेक्स्ट, consider the following statement, some rare earth elements are used in manufacture of the flat television screens and computer monitors। करते होंगे भाई, इतने सारे रेयर एलिमेंट्स हैं, मुझे नहीं पता कि कहाँ यूज़ करते हैं कहाँ नहीं करते हैं, तो करते होंगे थोड़ा सा भी किए तो करेंगे ना। मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर तो हूँ नहीं कि मैं जाके देखूँ, और मैं डिनाई भी नहीं कर सकती कि नहीं कर सकते, तो मेरे पास कोई प्रूफ ही नहीं है, तो नहीं है तो मानो सही। सेकेंड, सम रेयर अर्थ एलिमेंट हैव फॉस्फोरेंट प्रॉपर्टीज़, होता होगा फॉस्फोरेंट मतलब कुछ तो लाइट वाला होता है, ये तो पता था मुझे, फॉस्फोरेंट कहाँ कुछ है, इधर तो स्फुट दीप तो बोला है पता नहीं, और लाइट वगैरह स्क्रीन वगैरह में तो लाइट होती ही है ना, तो ये तो सही है। ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो दिस वॉज ऑल्सो करेक्ट पूछा था, दोनों करेक्ट है, एंड ये इसको एक्सप्लेन करता, तो 1A विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नॉट करेक्ट पूछा। अब ये वाला गलती मैं करके आई थी कि नॉट करेक्ट मैंने घेरा किया था, उसके बाद ही मार्क करते टाइम नहीं देखी, तो अब मैं क्या करती हूँ, नॉट करेक्ट बोला तो मैं अब यहाँ पे नॉट लिख देती हूँ, अब पढ़ूंगी, अब कैसे छूट जाएगा। इंडियन रेलवे हैव प्रिपेयर्ड अ नेशनल रेलवे प्लान टू क्रिएट अ फीचर रेडी रेलवे सिस्टम बाई 2028। एग्ज़ाम था 2026 में, 2 साल में हम प्रिपेयर कर लेंगे फ्यूचर रेडी बोला रेलवे सिस्टम। अब मैंने देखा कि यूपीएससी ने पहले भी ऐसा वाला, जब एग्ज़ाम था उस डेट से एक बार देखने वाला लॉजिक मैंने बताया था कि इतने साल में कम साल में कैसे कर लेंगे, ऊपर से रेलवे बनाना है, कुछ ऐसे तो है नहीं, तो कम से कम 4-5 साल का तो टाइम लो, तो ये तो थोड़ा फैक्ट है, और ऐसे वाले यूपीएससी ने पहले गलत कराया है, ये पता था मुझे,
तो फर्स्ट पे तो रेड फ्लैग है, ठीक। एंड देखते हैं सेकंड, कवच इज एन ऑटोनोमस ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद जर्मनी। अब मैंने सोचा कवच को किसी के साथ कोलैबोरेट करके बनाए थे क्या, क्योंकि अब तक तो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ था, कवच नहीं था इसमें, कवच नहीं था। तो मैंने सुना था कि ये तो कहीं पर भी ये नहीं सुना था, वरना अगर ना किसी दूसरे कंट्री के साथ हुआ रहता ना तो पक्का से उस कंट्री को ब्लेम कर देते, बट कहीं पर भी एक्सीडेंट हुआ था, कहीं पर भी दूसरी कंट्री को ब्लेम नहीं किया कि इन्हीं का ही फॉल्टी था। तो मैंने सोचा वैसे भी यहाँ पे यूपीएससी कंट्रीज़ को गलत कराते ही है, किसके साथ कोलैबोरेशन में किया। और अगर ये ऑटोमेटिक ट्रेन है तो मेरे को मेट्रो याद आ रहा था कि मेट्रो तो जापान के साथ हुआ, तो ये जर्मनी के साथ हुआ तो कैसे याद नहीं है मुझे, सुना भी नहीं कभी, तो ये पक्का से गलत होगा। सेकंड गलत। अब मैंने फिर नॉट नहीं देखा और काट दिया और सीधा मार्क करके आगे बढ़ गई, बट हमको पूछा नॉट करेक्ट। अभी हम होल्ड करेंगे और देखेंगे नॉट करेक्ट बोले, सेकंड तो पक्का से पता है कि करेक्ट आई मीन नॉट करेक्ट बोला तो ये तो आंसर में होना ही चाहिए, क्योंकि पता है कि नहीं है करेक्ट। तो सेकंड होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। कवच सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द RFID टैग्स फिटेड ऑन द ट्रैक इन स्टेशन सेक्शन। हाँ ये तो पता था, RFID तो बहुत जगह यूज़ होता है, ये टेक्नोलॉजी है, यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये बहुत बार दे चुका है। और ये पता था मुझे, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन वाला है ना, तो ये तो पता था कि ये सही है। तो थर्ड शुड नॉट बी इन दी आंसर, ठीक है, ये तो सही है ना, तो थर्ड को काटो, ये रहा आंसर। तो वही कि फर्स्ट वाला गलत दिया था इसने, तो फर्स्ट एंड सेकंड वाज द इनकरेक्ट वन। एंड देन नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्पेस मिशन, ये स्पेस मिशन है। हाउ मैनी ऑफ द स्पेस मिशन गिवन अबो इनकरेज एंड सपोर्ट, लाइटर वर्ड है। माइक्रोग्रेविटी रिसर्च इनकरेज करता है, सपोर्ट करता है, थोड़ा सा भी इनकरेज करेगा कुछ भी। माइक्रो, एक तो पहली बात मुझे माइक्रोग्रेविटी नहीं पता था क्या होता है, ग्रेविटी पता था, माइक्रोग्रेविटी क्या होता है, तो करता होगा मुझे। मैं स्पेस साइंटिस्ट तो हूँ नहीं, इसरो में भी साइंटिस्ट नहीं हूँ मैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने मारा तीनों, बट आंसर था ओनली 2, वो मैटर नहीं करता। फिर एक दो क्वेश्चन तो गलत हो गई ना, 5-6 भी गलत होगा तो क्या ही दिक्कत है। देन हाउ मैनी ऑफ द पेयर्स गिवन अबो आर करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच्ड है, इंडियन डिफेंस का है। एयरक्राफ्ट टाइप एंड डिस्क्रिप्शन डॉर्नियर 228 IL-76। और यहाँ पे मैरी टाइम पेट्रोलियम एयरक्राफ्ट, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, कोई आइडिया नहीं था, छोड़ दिया मैंने, अभी भी छोड़ ही दे रही हूँ, आंसर भी नहीं पता मुझे, शायद ओनली 2 है। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन मेक यूज़ ऑफ, ये तो मेरा नोट से ही था, मुझे पहले से याद था, मैंने पेपर में लिखा ड्राई आइस होना चाहिए, पोटासियम आयोडाइड चाहिए प्लस सिल्वर आयोडाइड चाहिए। अब देख लेती हूँ, अब पर जब ऑप्शन देख रही थी तब कंफ्यूजिंग लग रहा था, अरे सब आयोडाइड नाइट्रेट दे दिया। सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, येस दिस इज द करेक्ट। फिर भी मैंने क्रॉस चेक किया कि सर ने जैसे बताया था वैसे क्या हो रहा है क्या नहीं, तो मार्क करने से पहले एक बार मैं चेक कर ही ली कि पोटेशियम आयोडाइड के अलावा वाला कहाँ कहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड है। शुरू में तो सिल्वर आयोडाइड इधर भी है, इधर भी है, ठीक है। एंड देन पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, और इधर पोटेशियम क्लोराइड तो कहीं नहीं था, ये तो मुझे एकदम से पता था क्योंकि आयोडाइड पढ़ के आई थी मैं, तो क्लोराइड तो नहीं था। एंड नाइट्रेट भी कहीं पर नहीं था, तो ये दोनों ही कट गया था। एंड नाइट्रेट और दोनों याद था मुझे कि नाइट्रेट भी नहीं है, तो सब आयोडाइड ही होना चाहिए, तो दोनों आयोडाइड था, तो एकदम श्योर हो गई मैं, तो ए ही होना चाहिए। द नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कब पार्डन करते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। द एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर बाय द प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्टेड टू द लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू, हाँ लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू रहता है पार्डनिंग पावर में, ठीक है। सही, ऐसा नहीं बोला कि कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होता तो अब गलत हो जाता, तो हाँ जो पावर है प्रेसिडेंट का पार्डनिंग का, अगर मालाफाइड हुआ तभी बस जुडिशियल रिव्यू करेंगे, अदरवाइज ऐसे हर केस को पकड़ के पार्डनिंग पावर को प्रेसिडेंट का नहीं चेक करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड, द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं, प्रेसिडेंट हर चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवाइस पे करता है, उसको कोई डिस्क्रेशन नहीं मिला है कॉन्स्टिट्यूशन से, बस उसको सिचुएशनल डिस्क्रेशन मिला, वो तो मुझे पता था, हंग असेंबली, हंग पार्लियामेंट, ये सब था। दिस वॉज नॉट द करेक्ट वन, फर्स्ट ओनली विल बी द आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करने हैं। ऑन द डिसॉल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा का डिसॉल्यूशन हो रहा है, डिसॉल्यूशन हो रहा है। द स्पीकर शैल नॉट वेकेट हिज और हर ऑफिस until immediately before the first meeting of the House of People after dissolution, हाँ ये तो पता था, स्पीकर अपना ऑफिस तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि पहली मीटिंग नहीं हो जाएगी जो नए वाला लोकसभा बनेगा डिसॉल्यूशन के बाद, तो दिस वॉज करेक्ट।
देन सेकेंड, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगेन मैंने हाईलाइट किया प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, a member of the House of the People on being elected as a speaker shall resign from his or her political office immediately। नहीं, वो तो स्पीकर बनने के लिए कंडीशन ही ये है कि आप लोकसभा के मेंबर होने ही चाहिए। अगर आप मेंबर स्पीकर बने बने अगर आप मेंबर नहीं होते तो आपको हटाना पड़ जाता है। ये ब्रिटेन में होता है कि आपको रिजाइन करना रहता है न्यूट्रलिटी के लिए, लेकिन इंडिया में नहीं होता। सेकंड इज डेफिनेटली रॉन्ग, सेकंड रॉन्ग होना चाहिए। करेक्ट पूछा था, सेकंड काटा मैंने, सेकंड काटा, ये थर्ड बस चेक कर लिया कि सही है कि नहीं। जो स्पीकर होते हैं हाउस ऑफ द पीपल मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज और हर ऑफिस बाय अ रिजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल पास्ड बाय द मेजॉरिटी ऑल दी देन मेंबर। तो मुझे याद था जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उसको इफेक्टिवली रिमूव करो। इफेक्टिव मतलब कि दी देन मेंबर्स का मेजॉरिटी चाहिए, प्रोवाइडेड दैट नो रिजोल्यूशन शैल बी मूव्ड अनलेस एटलीस्ट 14 डेज। हाँ, ये डेट भी सही था, 14 डेज नोटिस हैज़ बीन गिवन टू द इंटेंशन टू मूव द रिजोल्यूशन। हाँ, जब भी स्पीकर वगैरह लोकसभा के राज्यसभा के चेयरमैन रहते हैं उनको भी हटाने के लिए 14 डेज का नोटिस तो देना रहता है। ठीक है, तो ये हो गया। देन नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ एनी क्वेश्चन, करेक्ट चूज करना है। इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस एज टू वेदर अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल हैज़ बिकम सब्जेक्ट टू द डिस्क्वालिफिकेशन, अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है कि कोई मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल मतलब मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है, MP ऑफ लोकसभा बिकम सब्जेक्ट टू द डिस्क्वालिफिकेशन, कि वो डिस्क्वालीफाई होगा या नहीं अंडर 10th शेड्यूल मतलब एंटी डिफेक्शन, द प्रेसिडेंट डिसीजन। नहीं, यहाँ तो स्पीकर डिसाइड करता है ना, एंटी डिफेक्शन है तो स्पीकर, प्रेसिडेंट कैसे डिसाइड कर रहा है। इन अकॉर्डेंस विद द ओपिनियन ऑफ द काउंसिल ऑफ यूनियन मिनिस्टर शैल बी फाइनल, प्रेसिडेंट का डिसीजन नहीं, यहाँ स्पीकर था, एकदम नॉलेज से ही पता था। दिस इज रॉन्ग। एंड देन प्रेसिडेंट क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशन है ना, RPA का डिस्क्वालिफिकेशन देखते हैं, है ना, और उनका जो जजमेंट होता है तो जुडिशियल रिव्यू भी नहीं होता। देन सेकंड पढ़ा मैंने, देयर इज नो मेंशन ऑफ द वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जनरली हम लोग ये सोचते हैं कि कोई मेंशन नहीं है तो मतलब सही बोल रहा होगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या पॉलिटिकल पार्टी का मेंशन कहीं पे हो सकता था, कहाँ पे काम आएगा। मैंने सोचा पॉलिटिकल पार्टी, फिर ऊपर देख रही थी मैं उस टाइम पे, फिर 10th स्केट, फिर याद है एंटी डिफेक्शन लॉ में तो हर चीज़ पॉलिटिकल पार्टी के बारे में ही है कि पॉलिटिकल पार्टी है उनको इंडिपेंडेंट अगर है तो इंडिपेंडेंट ही रहेंगे और 6 महीने के अंदर ज्वाइन होना होगा। आई मीन जो मेंबर क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंटली इलेक्ट हुए तो हमेशा इंडिपेंडेंट रहेंगे, और जो नॉमिनेटेड है 6 महीने के अंदर ज्वाइन होंगे, तो वहाँ पर तो पॉलिटिकल पार्टी ही लिखा होगा। क्या पॉलिटिकल पार्टी के अलावा कुछ और वर्ड यूज़ कर सकता था यूपीएससी, आई मीन यूपीएससी बोलती हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई और वर्ड हो सकता था, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कैबिनेट भी बोलते हैं ना, तो नहीं, पॉलिटिकल पार्टी को तो पॉलिटिकल पार्टी ही बोलेंगे ना। तो देर इज़ नो मेंशन ऑफ दी वर्ड, तो ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि 10th शेड्यूल तो इसी बात से डील करता है, एंटी डिफेक्शन लॉ, तो पॉलिटिकल पार्टी तो लिखा होना चाहिए। नो मेंशन बोल रहा है वर्ड का, तो नहीं, गलत है, मेंशन तो होगा, है ना, तो मेंशन तो कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए। तो फर्स्ट सेकंड दोनों इनकरेक्ट, तो नीदर 1 नॉर 2। देन नेक्स्ट यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट हैव दी नो पावर टू मेकिंग रूल्स, स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है, नो पावर टू मेक रूल्स फॉर द ग्रांट ऑफ कंसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ द माइनर मिनरल इवन दो सच मिनरल्स आर लोकेटेड इन देयर टेरिटरीज। माइनर मिनरल के बारे में यूपीएससी कई बार पूछ चुका है और मुझे पता था कि स्टेट गवर्नमेंट होता है वो उसके पास तो पावर रहता है माइनर मिनरल के लिए। मेजर होता तो एक बार को मैं मान लेती कि हाँ स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है क्योंकि मेजर वाला होता। जैसे इसको काटा आंसर आ गया, फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकेंड इज करेक्ट। अब बस सेकेंड चेक करना है। इन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू नोटिफाई माइनर मिनरल अंडर द रेलिवेंट लॉ। हाँ, नोटिफिकेशन का काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है माइनर मिनरल के लिए भी, ठीक है, बट उनको उनके लिए रूल बनाना कि माइनर मिनरल कौन कलेक्ट करेगा, ग्रांट करना कंसेशन, तो ये सब काम स्टेट गवर्नमेंट करती है। बट नोटिफाई करना कि ये माइनर मिनरल है, ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तभी तो मुझे ये एग्जांपल याद आ रहा था, बैम्बू था ना, उसको वो माइनर मिनरल होगा, नॉन फॉरेस्टेड एरिया वाला बोला था। ये वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से पता था मुझे, तो दिस इज करेक्ट, फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग। देन नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इनेक्टेड द नेचुरल रेस्टोरेशन लॉ टू टैकल क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस? यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड बैंक, OECD, FAO। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मुझे ये पता था OECD कभी भी आंसर नहीं था, FAO भी नहीं था, हमेशा इन्हीं दोनों के बीच होता है। और जब भी कोई एकदम इनिशिएटिव वाला होता है ना कि नया नया चीज़ हुआ
और ये किया गया। तो यूरोपियन यूनियन रहता है, फाइनेंशियल वाला रहता है तो वर्ल्ड बैंक करता है, वर्ल्ड बैंक नेचर वाले से तो डील नहीं करता, तो ये वाला मैंने कर दिया। बाद में बाकी लोगों का भी पता चला कि इधर लॉ है तो यूरोपियन यूनियन ही करेगा ना, तो ये बात भी सही है, मैंने ये नहीं देखा था लेकिन, पर कोई बात नहीं, सही तो होगा ना अपना। एंड देन नेक्स्ट, नॉट करेक्ट पूछा है। अब इस बार तो मैंने सही किया था, नॉट करेक्ट पूछा है, लिख दिया बड़ा सा, नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक। पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स। इंटरमीडिएट लेवल पर पंचायत हर स्टेट में है, नहीं। यहाँ पर तो मुझे एग्जैक्ट लिमिट याद थी, 2 मिलियन पॉपुलेशन से कम है, तो वहाँ पे इंटरमीडिएट वाला को छोड़ के बाकी 2 लेवल को बना सकते हैं, तो फर्स्ट इज रॉन्ग। तो फर्स्ट शुड बी इन दी आंसर, क्योंकि नॉट करेक्ट बोला तो फर्स्ट तो करेक्ट नहीं है, तो ये गया। Then to be eligible to be a member of panchayat at the intermediate level, a person should attain age of 30 ईयर। इधर लोकसभा राज्यसभा का मेंबर थोड़ी बन रहे हैं, तो इधर तो 21 ईयर होना चाहिए, तो सेकंड भी आंसर में होना चाहिए, सेकंड भी होना चाहिए, सेकंड भी होना चाहिए, ये गया। द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट कॉन्स्टिट्यूट कमीशन। अब तक तो मैंने हर जगह प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को ही कमीशन बनाते देखा, क्योंकि इन्हीं लोग सबसे बहुत लेस काम रहता है इनके पास, चीफ मिनिस्टर के पास बहुत काम रहता है। तो कमीशन है तो गवर्नर कर रहे होंगे, मैंने पहले ही देख लिया था कि इधर से स्वैप हुआ तो नहीं है, कमीशन बोला गवर्नर ही होना चाहिए। टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल एंड टू मेक रिकमेंडेशन रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रोसीड्स टैक्सेस एंड इधर कुछ गलत कराने का कोई चांस नहीं है, यहीं पे कुछ गलत कराया होगा जैसे यूपीएससी हर बार करता है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, तो थर्ड भी होना चाहिए आंसर में, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो अभी तक यूपीएससी ये 21 वाला भी गलत करा चुका है पहले भी, ये वाला अभी तक नहीं करा था, लेकिन हमको तो नॉलेज से ही पता था ना। एंड देन ये वाला चीफ मिनिस्टर गवर्नर, ये तो वही पुराना गेम ही खेल रहा है। देन नेक्स्ट, यहाँ पे करेक्ट चूज़ करना था बिम्स्टेक के बारे में। बिम्स्टेक, अब मुझे थोड़ा बहुत याद था कि कौन कौन सी कंट्रीज़ है, बट मैंने रिवाइज करके नहीं गई थी तो मुझे याद नहीं आ रहा था। तो इट इज़ अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ 7 मेंबर स्टेट्स टिल जनवरी 2025। एकदम स्पेसिफिक कर दिया कि जनवरी 2025 तक का 7 ही मेंबर है, मतलब कुछ तो सही ही देना चाह रहा था तभी दिया है उसने, वरना क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बार बार ज्वाइन होते रहते ना कब कब, तो एक कट ऑफ डेट डिसाइड कर दिया कि इस तक तो 7 ही मेंबर थे, ठीक है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द साइनिंग ऑफ द ढाका डिक्लेरेशन। अब इधर भी फैक्ट है, इधर भी अब पता नहीं सावन है कि नहीं, चलो ये स्पेसिफिक कर दिया, लेकिन नहीं पता ना कि ये गलत है कि ये गलत है। देन आगे, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड एंड नेपाल आर फाउंडिंग मेंबर है बिम्स्टेक के। तो फिर मैं तो पहले इसके मेंबर ढूंढ रही थी कि कौन कौन है बिम्स्टेक। ये तो बांग्लादेश था, इंडिया था, म्यांमार था, श्रीलंका था, थाईलैंड था। फिर इधर नेपाल भूटान तो शायद बाद में ज्वाइन हुए थे, और यस नेपाल भूटान बाद में ज्वाइन हुए थे, नेपाल वॉज नॉट द फाउंडिंग मेंबर, तो दिस इज़ रॉन्ग। ये मुझे एग्जाम हॉल में याद नहीं आया था, इतना ही बस याद था मुझे, तो मैं सोच रही थी कि नेपाल भी तो पढ़ा था मैंने, फिर वो निमोनिक ही याद नहीं आया मुझे, तो एग्ज़ाम हॉल में मेरा गलत हो गया था। बट अभी याद है मुझे कि बिम्स्टेक भूलना नहीं, बस यही है, भूलना नहीं। तो इधर भूटान एंड नेपाल, इन लोग फाउंडिंग मेंबर है और ये बाद में ज्वाइन हुए थे, तो नेपाल वॉज नॉट दी फाउंडिंग मेंबर, तो करेक्ट पूछा था, थर्ड नहीं होना चाहिए, ये गया, अब एक ही हटा है, ठीक है। इन बिम्स्टेक दी सब सेक्टर ऑफ द टूरिज्म इज बीइंग लेड बाय द इंडिया। अब पता नहीं कि ये लेड कर रहा था कि नहीं। अब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग 7 मेंबर, तो ये अभी नॉलेज से पता है कि 1 2 3 4 5 6 7, हाँ तो 7 मेंबर है, अभी भी तो 7 ही मेंबर है, तो दिस इज करेक्ट, तो फर्स्ट शुड बी इन द आंसर, कोई फायदा नहीं इसका। तो ढाका डिक्लेरेशन नहीं है, ये कौन सा डिक्लेरेशन है, दिस इज बैंकॉक डिक्लेरेशन, ठीक है। बैंकॉक इज इन दी थाईलैंड, ठीक, तो दिस इज रॉन्ग, सेकंड इज रॉन्ग। एंड देन यहाँ पर आ जाते हैं, अब इनमें से कौन सा सही होगा, तो ये इंडिया लेड नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ओनली विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट, हु अमंग्स्ट द फॉलोइंग आर मेंबर्स ऑफ द जूरी सेलेक्टेड रेसिपिएंट गांधी पीस प्राइज। करेक्ट चूज करना है। अब ये मैंने ना बाद में एग्जाम के बाद लॉजिक लगाया था तो सही था, बट एग्जाम हॉल में मुझे लग रहा था कि यही होगा, पर फिर भी मैंने मार्क नहीं किया था इसको, ठीक है। तो ये गांधी पीस प्राइज के बारे में पूछ रहा है, जूरी कौन होगा यहाँ पर, ओके, मेंबर्स ऑफ द जूरी कौन होंगे। तो प्रेसिडेंट को मैंने कभी मेंबर बनते नहीं देखा, और चलो ठीक है, मुझे डाउट था कि पता नहीं हो भी गए होंगे तो क्या पता। देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन। मैंने ये तो हर जगह देखा कि पीएम है तो लीडर ऑफ अपोजिशन और लोकसभा होंगे, तो 2 और 4 साथ में आने चाहिए, 2 4 2 4, और बाकी नहीं है, तो इन दोनों तो नहीं होंगे।
अब कोई ना कोई न्यूट्रल मेंबर रहता ही है, देखो दोनों पॉलिटिकल पार्टी के, तो अब जूरी है तो जज तो होने चाहिए, तो जज तो होना चाहिए, तो थर्ड होना चाहिए, तो हो गया। और वैसे भी जनरली जब भी ऐसे जूरी वगैरह बनाते हैं हमेशा ऑड नंबर रहता है, 3 5 ऐसे, तो इन तीनों होने चाहिए। और वैसे भी मुझे लग रहा था कि प्रेसिडेंट नहीं होने चाहिए, तो दिस 3 विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि जूरी है इसलिए। जैसे ट्रिब्यूनल भी होता है तो वहाँ पे जूरी के मेंबर बैठते हैं ना, जजेस बैठते हैं इसलिए। And then GPS aided geo augmented navigation uses system of ground station to provide necessary augmentation। ठीक है, गगन के बारे में पता था मुझे, कुछ नेविगेशन वगैरह होता है, बाकी सब तो ऊपर में ही बता दिया, तो रिवाइज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। करेक्ट कौन सा पूछ रहा है गगन के बारे में, तो करेक्ट पूछ रहा है ऊपर से देखो नेविगेशन है, जीपीएस एडेड मतलब ऊपर से कुछ हो रहा होगा है ना, जीपीएस को यूज़ करके जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन है। ठीक है, ग्राउंड स्टेशन पे यूज़ करता है सिस्टम ऑफ द ग्राउंड स्टेशन। इट इज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड एडिशनल एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी। हाँ ये तो अच्छी बात है, कर रहे होंगे, टेक्नोलॉजी है, ब्रॉड सोचना है। इट विल अलाउ मोर यूनिफॉर्म एंड हाई क्वालिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, तो अच्छी बात है, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट करेंगे, हाई क्वालिटी वाले करेंगे। देन थर्ड, इट विल प्रोवाइड बेनिफिट ओनली इन दी एविएशन बट नॉट इन दी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मैंने सोचा ऊपर से ही तो देख रहे हैं ना, अगर ट्रांसपोर्टेशन भी दिख रहा है तो देखो एविएशन सेक्टर एरोप्लेन वगैरह दिख रहा है तो उसको आप कर रहे हो, बेनिफिट उधर पहुंच रहा है। ट्रांसपोर्टेशन भी दिख रहा है तो उधर भी ट्रैफिक मैनेज कर लो ना भाई, क्या दिक्कत हो गई। तो ये तो गलत होगा, इतना टेक्नोलॉजी को रिस्ट्रिक्ट क्यों कर रहा है। और जब भी इसमें ऐसा भी सोचना कि अगर हम लोग यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते रहते हैं तो हम ये भी सोचते हैं ना कि इतने ही इन्फॉर्मेशन से कोई दूसरा अगर एग्ज़ाम है पीएससी वगैरह निकल जाए तो हम तो चाहेंगे ना कि ये हो जाए। तो गवर्नमेंट ऐसा क्यों सोचेगी कि हम गगन बना लेते हैं और ये सिर्फ एविएशन सेक्टर को ही बेनिफिट करना चाहिए, ट्रैफिक को नहीं। हमारा ही तो है ना ट्रैफिक भी, उसको भी तो हमको ही मैनेज करना है, तो क्यों इतना पार्टीशन करेंगे। और टेक्नोलॉजी तो हम चाहते ही है कि जितना वाइड एप्लीकेशन हो सके उतना करेंगे। ऊपर में अगर हम लोग कुछ कर रहे हैं तो सब चीज़ मैनेज कर सकते हैं तो करेंगे। तो थर्ड इज़ रॉन्ग, थर्ड को गलत काटा, फर्स्ट सेकंड एकदम लाइट स्टेटमेंट है, सही होगा। तो इधर भी कोई भी नया पीवाईक्यू का कुछ नहीं निकला, आई मीन पीवाईक्यू वाला रॉन्ग ही है, कुछ भी नए तरीके से रॉन्ग नहीं किया यूपीएससी ने, है ना। नेक्स्ट करेक्ट कौन सा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एआई एक्शन समिट हेल्ड इन ग्रैंड पलाइस पेरिस 2025। ये भी नहीं पता था मुझे कहाँ हुआ था, को चेयर्ड विथ इंडिया। ठीक है, स्पेसिफिक पे गया है, वरना हमेशा चेयरमैन वॉज दिस इंडिया तब गलत कराता था, बट थोड़ा सेफ खेल रहा है तो क्या पता सही हो। द इवेंट बिल्ड्स ऑन द एडवांसेस मेड एट, ये जो इवेंट है वो बिल्ड कर रहा है एडवांसेस, सॉफ्ट वर्ड है ये, ठीक है, एडवांस कर रहा है मतलब पहले जहाँ तक हुआ था उससे आगे बढ़ रहा है। मेड एट द ब्लेची पार्क समिट हेल्ड इन 2023, सियोल समिट हेल्ड इन 2024। तो इसका हिंदी पढ़ा मैंने पहले, हिंदी से थोड़ा कभी कभी पता चल जाता है कि एक्सट्रीम है कि वो। तो भारत की सह अध्यक्षता में इस शिखर सम्मेलन में 2023 में संपन्न ब्लेचली पार्क शिखर सम्मेलन, 2024 में संपन्न सियोल शिखर सम्मेलन में की गई पहलों को आगे विकसित किया गया है। इतना सॉफ्ट वर्ड है, सही होगा, दिस इज करेक्ट। देन अलॉन्ग विद द अदर कंट्रीज यूएस एंड यूके ऑल्सो साइंड, अच्छा, द डिक्लेरेशन ऑन द इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एआई। तो इसकी जगह यूपीएससी को ये स्टेटमेंट नहीं बनाना चाहिए था कि ऑल द कंट्रीज हैव साइंड द डिक्लेरेशन ऑन द इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एआई, तब वो सॉफ्ट होता। ऐसा क्यों बोल रहा है कि अलॉन्ग विद द कंट्रीज यूएस एंड यूके ऑल्सो साइंड। जैसे हम घर में बोलते हैं कि सब ने खाना खा लिया, तो ठीक है ना भाई, खा लिया। अगर मैं ये बोलूँ कि सब ने खाना खा लिया और मम्मी एंड पापा ने भी खाना खा लिया, अब मैं क्यों स्पेसिफिकली बोल रही हूँ, मतलब मुझे अब डाउट होना चाहिए ना कि क्या पता मम्मी एंड पापा ने खाना नहीं खाया होगा, है ना। तो क्यों स्पेसिफिकली ये कर रहा होगा, तो मुझे लगा कि हो सकता है कि यूएस एंड यूके ने साइन नहीं किया होगा, क्योंकि वैसे भी डेवलप्ड कंट्रीज है, कुछ ना कुछ नाटक करेंगी, तो ये गलत होगा, है ना। एंड फर्स्ट इज करेक्ट एंड दिस वॉज द आंसर। तो बहुत ही ऑब्वियस करने का ट्राई करेगा यूपीएससी तो वो गलत होगा, है ना, दिख रहा है वो गलत कर रहा है, वो दिख रहा है, ठीक है। जैसे गेम वाले में भी वो बता नहीं रहा था कि जो सबसे ज़्यादा रन स्कोर किया वो जीत गया, तो ये तो कितनी ऑब्वियस बात है, ऐसा नहीं हुआ होगा तभी वो ऐसा स्टेटमेंट बनाया होगा, है ना। तो वो वाला से मुझे याद आया कि ऐसा ही किया होगा इधर भी। देन यहाँ पर तो अगेन नहीं पता था, 2 ओनली मारा बट गलत हो गया, ऑल 4 इज द करेक्ट आंसर, ये पता भी नहीं हो सकता था। पीस ऑफ ट्रस्ट, रेजिलियंस, टूरिज्म, अभी बस याद करके चले जाएंगे, क्या पता रिपीट हो जाए तो। देन नेक्स्ट,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड्स टू द ब्रिक्स, करेक्ट चूज करना है। 16th ब्रिक्स समिट वॉज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द रसिया इन द कजान, नहीं पता मुझे किसने किया था, रसिया हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है क्योंकि फाउंडिंग मेंबर है तो हो सकता है यहाँ पे। कजान में हुआ था, नहीं पता था। देन इंडोनेशिया हैज़ बिकम फुल मेंबर ऑफ द ब्रिक्स, ये पता था मेरे को क्योंकि ब्रिक्स I2 E2 एंड U, तो ये तो था कि हाँ इंडोनेशिया था और एक ईरान था, है ना, तो ये तो था कि हाँ ये फुल मेंबर बन गया है, तो सेकंड शुड बी द करेक्ट वन, तो सेकंड ये तो नहीं है। एंड देन नेक्स्ट द थीम ऑफ द 16th ब्रिक्स समिट वॉज दिस, तो यूपीएससी ने कई बार थीम गलत कराया था, तो थीम तो गलत होता है यूपीएससी का, ठीक है, तो दिस वॉज रॉन्ग, और यहाँ पर भी उसने थीम गलत कराया। तो अब थोड़ा जब भी पढ़ेंगे ना, तो क्योंकि थीम है 2-3 बार वो कराया है गलत, तो थीम गलत हो सकता है, और जो रिसेंट समिट है वो कहाँ पे हुआ था ये पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तो गलत नहीं किया होगा कि 16 नहीं होगा 17 होगा, तो अभी के जितने समिट हम लोग पढ़ रहे थे कहाँ हुआ था वो लोकेशन याद रखना, ठीक है। जैसे आसियान का समिट हुआ था कुआलालंपुर मलेशिया, तो थोड़ा पता होना चाहिए। तो फर्स्ट एंड सेकेंड इज द करेक्ट, तो ईजी हो जाएगा ना हमारे लिए एलिमिनेट करना, और क्या। द नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लोकपाल, करेक्ट क्या है। द पावर ऑफ द लोकपाल अप्लाइज टू द पब्लिक सर्वेंट ऑफ इंडिया बट नॉट टू द इंडियन पब्लिक सर्वेंट पोस्टेड आउटसाइड इंडिया, तो ये तो सब IAS वगैरह के लिए ऊपर लगता है ना लोकपाल, तो मैंने सोचा तो IFS होंगे तो क्या उनके ऊपर नहीं लगेगा, तो उनके ऊपर भी लगना चाहिए, अगर ऐसा होता कि नहीं लगता तब पढ़ा हुआ होता, तो ऊपर से यहाँ पे बट नॉट वाला भी काम कर रहा था, तो फर्स्ट इज रॉन्ग, तो फर्स्ट नॉट करेक्ट। देन चेयरपर्सन ऑफ द मेंबर, चेयरपर्सन ऑफ द मेंबर शल नॉट बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हाँ ठीक है, मेंबर नहीं होना चाहिए पार्लियामेंट का, वैसे भी लोकपाल यहाँ पे कुछ जजेस के मेंबर होने चाहिए, है ना, और मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी एंड ओनली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ओनली को पहले सर्कल किया, सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही होंगे, वेदर इनकम्बेंट और रिटायर्ड टू बी चेयरपर्सन। फिर मुझे याद आ रहा था कि इधर तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी मैंने पढ़ा था, चाहे वो रिटायर्ड हो या फिर एग्जिस्टिंग, और वैसे भी CJI तो एक ही रहता है ना, अब एक तो सर कर रहा होगा और वो कहीं और पोस्ट पे भी CJI को बैठे रहता है वो, है ना, तो मैंने सोचा कि एक ही पर्सन को क्यों रखेंगे, और ऑप्शन रखेंगे ना भाई, और वैसे भी सारे सुप्रीम कोर्ट के जज एंड CJI सेम लेवल पे ही होते हैं, कोई अलग से पावर नहीं मिलता इनको, तो दिस इज रॉन्ग, डेफिनेटली रॉन्ग। एंड देन थर्ड, द चेयरपर्सन और अ मेंबर शैल नॉट बी ए पर्सन ऑफ लेस देन 45 ईयर्स, से कम के नहीं होने चाहिए, ऑन द डेट ऑफ द एज्यूमिंग ऑफिस चेयरपर्सन और मेंबर आज द केस में भी, ये तो पता था मेरे नोट्स में ही मैंने लिखा था, तो ये पता था, करेक्ट है। देन फोर्थ, लोकपाल कैन नॉट इंक्वायर इनटू द एलिगेशन और करप्शन अगेंस्ट अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नहीं कुछ केसेस में बस नहीं कर सकते, बाकी में तो कर सकते हैं ना, कैन नॉट इंक्वायर किसी भी एलिगेशन करप्शन अगेंस्ट, नहीं दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड ओनली है क्या, हाँ है, बस आगे बढ़ो, करेक्ट पूछा था ना। एंड देन नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप, करेक्ट पूछा है। दिस इवेंट वॉज हेल्ड इन द दिल्ली इंडिया, नहीं पता मुझे कहाँ हुआ था। इंडियन मैन बीट नेपाल, मैन ने बीट किया नेपाल को विद अ स्कोर दिस इन द फाइनल टू बिकम वर्ल्ड चैंपियन इन द मेंस कैटेगरी। इंडियन वुमेन बीट नेपाल विद द स्कोर दिस इन द फाइनल बिकम वर्ल्ड चैंपियन इन द वुमेन कैटेगरी, बहुत सिमिलर स्टेटमेंट बनाया है। मैंने वहाँ पे एग्जाम हॉल में ये लगा कि इन दोनों में से एक सही होगा, बट अभी एक और देखने को मिला मुझे कि जब भी ऐसा हुआ जो बहुत ही सिमिलर हो, तो जहाँ पर सिर्फ एक वर्ड चेंज करने का ही बस देरी हो, तो वहाँ पे कैसे सॉल्व होता है, ऐसे मैं दिखा रही हूँ कितना सेम है। इंडियन बीट नेपाल विथ अ स्कोर ऑफ दिस इन द फाइनल टू बिकम द वर्ल्ड चैम्पियन कैटेगरी, ठीक है, और यहाँ पे देखना इन द फाइनल। अब यूपीएससी के लिए क्या इजी है, या तो वो इसको सॉल्व किया होगा या तो इसको सॉल्व किया होगा, और प्रीवियस ईयर के पैटर्न से एक बार यूपीएससी ने वापस से खेल वाले के गेम में मैन वुमेन वाला को ही स्वैप कर दिया था, तो इधर भी या तो इन दोनों ऐसे स्वैप हुए होंगे कि यहाँ पे मैन यहाँ पे वुमेन होंगी, या तो स्कोर इधर इधर क्या होगा, तो इधर तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि स्वैप होने का, रादर कि इनमें से एक पूरा का पूरा स्टेटमेंट सही हो, और ये ठीक है, तो कौन सा कहाँ पे लगाना ये भी बहुत स्ट्रैटेजिक है, यहाँ पे पूरा ही सिमिलर है, ऐसे स्वैप करना ज़्यादा ईजी है, तो ये दोनों के दोनों ही गलत हो जाएंगे अगर इधर का वाला स्कोर स्वैप हुआ होगा या मैन वुमेन स्वैप हुआ होगा, तो ठीक है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है दोनों के दोनों गलत, तो दोनों के दोनों, ये तो पता था कि इस वाले लॉजिक से भी कि 1 of 2 बोल रही थी मैं, तो दोनों में तो दोनों सही नहीं होंगे,
तो 2 3 साथ में नहीं आएगा, तो ये तो कट ही गया था, है ना। अब यहाँ पर देखना था कि 1 तो दोनों में ही सही था, तो दोनों में ही सही था, है ना। अब ये वाला स्वैप करेंगे तो दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे, तो 1 ओनली विल बी द करेक्ट आंसर। तो अब गेम वाले में ये वाला लगा के देखना, ठीक है, कि लग रहा है कि नहीं। देन नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फाइनल्स ऑफ द 45th चेस ओलंपियाड 2024 गुकेश डमाराजू बिकेम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट विनर। यहाँ तक तो मुझे पता था, आफ्टर डिफीटिंग रशियन प्लेयर, पर मुझे ये नाम कभी सुना हुआ नहीं लगा, मैंने इनका वीडियो बहुत देखा, पर इसको डिफीट किए थे, रशियन को डिफीट किए थे, और ये नाम तो कभी सुना हुआ नहीं था, तो ये तो गलत माना मैंने। सेकेंड, अभिमन्यु मिश्रा एंड अमेरिकन चेस प्लेयर होल्ड करते हैं रिकॉर्ड ऑफ द बिकमिंग वर्ल्ड का यंगेस्ट एवर ग्रैंड मास्टर। ओके, चेस चैम्पियन, यंगेस्ट विनर चेस चैम्पियन तो ये बने थे, ये पता था मुझे, बट ग्रैंड मास्टर कौन यंगेस्ट था ये नहीं पता था। तो दिस वॉज द करेक्ट वन, मैंने गलत मान लिया था, लेकिन दिस इज करेक्ट वन, सेकेंड ओनली विल बी द करेक्ट। तो ठीक है, अगर ये गलत हो भी गया तो कुछ कुछ ही होंगे जो ऐसे गलत हो जाएंगे जो हमको कोई आइडिया नहीं था, बट बाकी अगर हम देखें तो सारा यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न पे ही गलत हुआ है, कुछ भी नए तरीके से यूपीएससी ने गलत नहीं किया, बस मोर अलर्ट होके अच्छे से पेपर को देना है तो हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसी कॉन्फिडेंस के साथ बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी और अच्छे से एनालाइज करेंगे, ताकि हमको क्वेश्चन देखते ही समझ आ जाए कि यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये गलत किया था, ये गलत किया था, सीधा दिमाग में आना चाहिए, सोचने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो जितना ईजी हो जाएगा हमारे लिए उतना अच्छा है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट।